हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई एम कुमार मधुकर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वी डिजर्व। इस चैनल के द्वारा आज मैं जो डिस्कस करने वाला हूं एक केस लॉ है जो कंपनी लॉ से रिलेटेड है। इस केस लॉ का नाम है एसपी जैन, शांति प्रसाद जैन वर्सेस कलिंगा ट्यूब लिमिटेड। ये केस के बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा और अगर नहीं पढ़ा है तो इसे जरूर पढ़िएगा और इस पूरे अंत तक वीडियो देखिएगा। इस केस के बारे में क्या क्या फैक्ट्स हैं, क्या इश्यूज रहा है और किसके रिगार्डिंग इस केस लॉ में डिस्कस किया गया है, मतलब टॉपिक क्या है, सब्जेक्ट क्या है इस इशू में। इन सारी बातों को आप समझ पाएंगे। और अगर आप लोग एलएलबी या किसी भी लीगल कोर्स को परस्यू कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको ये केस लॉ काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए इस केस का हम सबसे पहले एक फैक्ट्स के बारे में एक ब्रीफ आइडिया देते हैं कि फैक्ट्स क्या है। चलिए, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि कलिंगा ट्यूब लिमिटेड केस का नाम है, तो पहले ये कलिंगा प्राइवेट लिमिटेड था, कलिंगा ट्यूब प्राइवेट लिमिटेड। इसमें बेसिकली जब ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी था तो इसमें दो पार्टनर थे, एक पटनायक और एक जगन्नाथन। ठीक है, इन दोनों का एक इक्वल होल्डिंग था, शेयर होल्डिंग जिसको बोलते हैं, मतलब मलिकाना हक इन दोनों के पास था। और एक सर्टेन अमाउंट ऑफ शेयर जो है वो थर्ड पार्टी को दिया गया था विदाउट हैविंग एनी वोट पावर, मतलब एनी पावर कास्टिंग वोट। वो था एक फ्रेंच कंपनी एंड मिस्टर राथ करके कुछ था, है ना। ये तीनों ही था। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो कि अराउंड 25 लाख के शेयर कैपिटल से शुरू हुआ था। इसे फाइनेंशियल इन्फ्यूजन कह सकते हैं या फाइनेंशियल एक्सपेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब इसकी स्थिति ऐसी हुई कि इसे फाइनेंशियल नीड की ज़रूरत है तो इसने एक थर्ड पार्टी से कंसल्ट किया थ्रू पर्टिकुलर चैनल, जिसमें जो एप्लेंट, इस केस में एप्लेंट है एसपी जैन, जिनको शांति प्रसाद जैन बोलते हैं, उनके पास अप्रोच किया गया, जिसमें कि उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इस कंपनी में कुछ कैपिटल इन्फ्यूज़ करूंगा, इंट्रोड्यूस करूंगा या फाइनेंशियल हेल्प करूंगा इस कंपनी को आगे बढ़ने में, लेकिन कुछ कंडीशंस होंगे, कुछ सर्टेन कंडीशंस होंगे उसके आधार पे। तो बेसिकली मैं कह सकता हूं कि एक पर्टिकुलर एग्रीमेंट साइन हुआ जिसमें पटनायक और जगन्नाथन, जो कि पार्टनर थे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के, शेयर होल्डर थे, उन्होंने और प्लस थर्ड पार्टी के तौर पे जो कि अभी एप्लेंट है एसपी जैन के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ 1954 में, जुलाई 1954 में, करेक्ट। जिसमें कुछ कंडीशंस, जो क्राइटेरिया था वो ये था कि 25 लाख के शेयर कैपिटल के बाद जो 36 लाख का इन्फ्यूजन होगा, शेयर कैपिटल को इन्फ्यूज किया जाएगा, उसके इन्फ्यूजन के बाद तीनों को, मतलब तीनों पार्टनर, मतलब एप्लेंट और पटनायक और जगन्नाथन, तीनों को इक्वल शेयर दिया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट कि जो कि सर्टेन शेयर, जैसा कि मैंने बताया फ्रेंच कंपनी और राथ करके है मिस्टर राथ, उनको दिया गया। उनको छोड़कर बाकी सारे शेयर होल्डिंग को 3 इक्वल पार्ट्स में बांटा जाएगा। साथ में ये भी कहा गया कि इस एग्रीमेंट के तहत मिस्टर एसपी जैन, मतलब शांति प्रसाद जैन जो है, सर्टेन अमाउंट जो है कैश क्रेडिट के तौर पे प्रोवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश गुड्स ऑफ द कंपनी, करेक्ट। और तीसरा जो पॉइंट था वो ये था कि एप्लेंट मीन्स एसपी जैन विल बी मेड द चेयरमैन ऑफ द कंपनी। ये एग्रीमेंट जो हुआ, ध्यान रखिएगा, ये एग्रीमेंट जो हुआ दो पार्टनर ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर या ओनरशिप ऑफ द कंपनी था उनके द्वारा, और तीसरा एप्लेंट के द्वारा हुआ था, इन दोनों के बीच में। इसमें किसी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, मतलब डायरेक्टली ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी दिस एग्रीमेंट वाज नॉट साइन। अकॉर्डिंगली 36 लाख, या अमाउंट भूल जाइए कितना लाख, अमाउंट इन्फ्यूज किया गया, करेक्ट। इसी तरह से देखेंगे कि इसमें अलग अलग टाइम पे शेयर होल्डिंग्स या ऑथराइज कैपिटल को बढ़ाया गया, आगे चलकर 1 करोड़ किया गया, 1 करोड़ से 3 करोड़ किया गया, राइट, 3 करोड़ का प्रपोजल रखा गया। अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ, बेसिकली एक एडवर्टीजमेंट मिस्टर एप्लेंट के द्वारा दिया गया, जिसमें कहा गया कि सर्टेन चीज जो ट्यूब से रिलेटेड है, ब्लैक एंड रॉड ट्यूब्स इज बीइंग प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर बाय द कंपनी, जो कि एप्लेंट के द्वारा एडवर्टीजमेंट दिया गया था, करेक्ट। और उस एडवर्टीजमेंट पे जो एग्जिस्टिंग पार्टनर थे या ग्रुप कह सकते, ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स जो थे, वो पटनायक एंड जगन्नाथन, उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया और फाइनली जो एडवर्टीजमेंट विड्रॉ कर लिया गया।
चलिए इतना तो कुछ नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट नहीं है ना। उसके बाद 36 के बाद एक शेयर कैपिटल को और बढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक लेटर लिखा गया कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज को, गवर्नमेंट का बॉडी होता है जिसमें कि एक लेटर लिखा गया प्राइवेट कंपनी के द्वारा कि भाई हम शेयर कैपिटल को बढ़ाना चाहते हैं और डिवेंचर के रूप में भी। तो यह कहा गया कि 39 लाख का शेयर इक्विटी विल बी एक्सपैंडेड और 61 लाख का डिवेंचर इशू किया जाएगा, इसका परमिशन दिया जाए। करेक्ट। इन बिटवीन में क्या हुआ, रिजोल्यूशन पास कर दिया गया प्राइवेट कंपनी के द्वारा जिसमें ये डिसीजन लिया गया कि इसे एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के तौर पर कन्वर्ट किया जाए, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को एक बड़े फंड की जरूरत थी जो आईएफसी बैंक के द्वारा लिया जाना था, जबकि ये क्लियर था कि आईएफसी जो है सिर्फ और सिर्फ पब्लिक लिमिटेड कंपनी को लोन प्रोवाइड करती है ना। फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एक कंपनी थी, इंडियन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, उसके लिए तो फाइनली से पब्लिक लिमिटेड के तौर पे कन्वर्ट करने का रिजोल्यूशन पास हुआ। और पास होने के बाद ही मतलब एप्लीकेशन जो गया और अप्रूवल जो आया उसके बीच में ही ये कंपनी प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट हो गई है ना। उसके बाद वो उधर से अप्रूवल आया, सर्टेन कंडीशंस एज डिस्कस इन द एक्ट ऑल्सो कि 1956 का जो कंपनी एक्ट है उसके सेक्शन 81 के थ्रू जो प्रोविजंस हैं उसको लिया जाएगा। हालांकि अगर आप वही सेक्शन पढ़ेंगे तो कंपनी एक्ट 2013 में वो सेक्शन 62 है। तो सब्जेक्ट टू कंडीशन गिवन इन सेक्शन 62 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 जो कि अभी का है, वो कैपिटल इशू करने का पावर दिया गया कंपनी को। करेक्ट। अब उस सेक्शन 62 में प्रोविजन ये है कि जब भी इस तरह की इक्विटी को एक्सपेंड किया जाएगा तो पहले अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के बीच में इक्वली शेयर किया जाएगा। राइट, पहला प्रायोरिटी या पहला जो क्लाउजेस है 62 में। दूसरा है कि किसी अदर नॉमिनी या किसी अदर मेंबर्स को भी दिया जा सकता है। राइट। और तीसरा क्लाउजेस है उसमें कि अदर पर्सन मतलब अपार्ट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग मेंबर और एग्जिस्टिंग मेंबर्स नॉमिनी या डायरेक्टर्स नॉमिनी। करेक्ट। तो यहाँ पे पहला यही हुआ कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग के बीच में शेयर किया जाएगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुआ कि मेंटल, जिसको बोलते हैं ना मेंसरिया या मेंटल थॉट, कि पटनायक और जगन्नाथन बिकम अ ग्रुप, मतलब दोनों अलग अलग थे लेकिन दोनों ही एक कॉम्बिनेशन में काम कर रहे थे। बट द एपेलेंट एसपी जैन was the third group. He was also holding some members in his own group या in his favor. तो यहाँ पे ये हुआ कि एपेलेंट जो है सबमिशन रखा कि भाई एज पर सेक्शन 62 जो रूल दिया गया है उसके तहत जो 39 लाख का एक्सपेंस किया जा रहा है वो सारे अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही दिया जाए विथ 15 डेज नोटिस। वहाँ पे सेक्शन 62 में दिया गया है कि अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा और 15 दिन के अंदर उन्हें जवाब देना है। अगर वो 15 दिन के अंदर जवाब नहीं दे पाए तब फिर फर्दर कोई ऑप्शन माना लिया जाएगा, अदरवाइज ये माना जाएगा कि एग्जिस्टिंग मेंबर हैज डिक्लाइन टू एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ द कंपनी। करेक्ट। लेकिन यहाँ पे पटनायक एंड जगन्नाथन ग्रुप हैज डिफरेंट ओपिनियन। राइट। उनका ओपिनियन ये था कि नहीं, ये मेंबर्स एग्जिस्टिंग मेंबर्स को नहीं दिया जाए बल्कि ये थर्ड पार्टी या थर्ड मेंबर्स या बेस ऑफ द कंपनी शुड बी ब्रॉडेंड, सो मोर पर्सन शुड बी इंक्लूडेड इन दिस सो दैट द कंपनीज बेस विल बी एक्सपैंडेड एंड फाइनेंशियल स्टेटस विल आल्सो इंप्रूव। करेक्ट। अब यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट था वो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट था। वो ये था कि भाई दोनों जो पटनायक पी और जे मैं बोलूंगा, पी जे वॉज इन थिंकिंग दैट कि अभी तो तीनों का इक्वल शेयर है, ऐसे में जब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बांटा जाएगा और पटनायक और जगन्नाथन का जो ग्रुप था उनके पास फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं था कि वो फर्दर कोई भी कैपिटल इन्फ्यूज कर सके, इंट्रोड्यूस कर सके या परचेज कर सके जो इक्विटी शेयर आ रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, एपेलेंट विल बी परचेजिंग या एपेलेंट ग्रुप विल बी परचेजिंग द सेम शेयर एंड सो अल्टीमेटली the majority will go to the appellant and appellant will acquire the company or appellant will have the majority vote or dominance over the company. Similar thought था appellant का कि भाई ये दोनों ग्रुप एक साथ में काम करते हैं, हर चीज़ हमेशा डिसीजन लेते हैं या हमेशा हर चीज़ में साथ रहते हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि ये लोग चाहते हैं कि मैं धीरे धीरे हम लोगों का ग्रुप जो है साइड लाइन हो जाएगा
और हमारा जो पावर है वो वोटिंग पावर या कास्टिंग वोटिंग कास्ट पावर या होल्डिंग पावर विल बी रिड्यूस ऑटोमेटिकली व्हेन द इक्विटी इज एक्सपेंडेड टू द थर्ड पार्टी और अदर पार्टीज। करेक्ट। चलिए, ये था एक फैक्ट। अब यहाँ पे जो कन्फ्लिक्ट होता है वो बेसिकली ये होता है कि जब एक्सपेंशन की बात आई, मतलब 39 लाख का की बात आई और 61 का तो डिस्ट्रीब्यूशन की बात आई, तो उसके लिए प्राइवेट जो पब्लिक कंपनी थी उसे रिजोल्यूशन पास करना था। तो एक फाइनली रिजोल्यूशन पास किया गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा कि भाई नहीं, एग्जिस्टिंग को नहीं बल्कि थर्ड पार्टी को दिया जाए। अब यहाँ एप्लेंट के विश के अगेंस्ट में था। करेक्ट। तो एप्लेंट फाइल्ड सूट। ये उनके माइंड में ये चीज था, उनका आर्गुमेंट ये था कि ये पीएनजे जो है वो अपने ही रिलेटेड ग्रुप को लाकर अपनी मेजोरिटी को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, ताकि मैं या हमारा ग्रुप जो है धीरे धीरे मेंबर ग्रुप जो है साइडलाइन हो जाए या मार्जिनल रेट पे या रिड्यूस रेट पे शेयर बेचने के लिए मजबूर हो जाए। करेक्ट। तो एलिगेशन ये था एप्लेंट का कि दिस इज अ काइंड ऑफ ऑपरेशन टू द मेंबर्स एंड मिसमैनेजमेंट इन द कंपनी। यही बेसिक इशू था। तो जो केस पहला गया सबऑर्डिनेट जज के पास, उसने बोला हाँ भाई सही बात है, इसको ऐसा नहीं कर सकते हो, शेयर अलॉट नहीं कर सकते हो, इसे स्टे दे दिया गया। करेक्ट। अब जो डिफेंडेंट थे उस वक्त, मतलब पीएनजे, ही दे ऑल्सो फाइल एन एप्लीकेशन कि भाई स्टे ना दें और हमें ये डिस्ट्रीब्यूट करने दें। और ऑप्शन ये है कि भाई जितना इक्विटी शेयर डिस्ट्रीब्यूट होगा ना उसका 2/3 हम शेयर इशू कर देते हैं। ऐसे भी अगर 1/3 कर रहे हैं तो तीनों को आएगा, तो हम 2/3 इशू कर लेते हैं, जो कि हम दोनों हैं। 1/3 हम स्टे में रखते हैं, बाद में डिसीजन लिया जाएगा कोर्ट के डिसीजन के बाद। तो ये चीज एप्लेंट को भी एक्सेप्टेबल नहीं हुआ और फाइनली जो है वहां पे स्टे लगा दिया गया। करेक्ट। इंजंक्शन जो लगा स्टे का वो कुछ दिन तक और चला और उसी एप्लीकेशन में उसमें फर्दर हियरिंग होने के बाद फाइनली इंजंक्शन को रिमूव किया गया। अब यहाँ पे देखिए, जैसे इंजंक्शन रिमूव हुआ, बोथ द ग्रुप मतलब पी एंड जे वेर वेरी मच रेडी टू टेक एक्शन इमीडिएटली आफ्टर द ऑर्डर ऑफ द वेकेशन ऑफ द इंजंक्शन। जैसे इंजंक्शन वेकेट हुआ, इमीडिएटली उन्होंने सेम डे मतलब 11 बजे दिन में इंजंक्शन वेकेट किया गया कोर्ट के द्वारा। इमीडिएटली उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू यह पास किया कि भाई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को नहीं दिया जाएगा और अदर थर्ड पार्टी को दिया जाएगा, जिसमें 7 ऐसे लोग थे जिन्होंने एप्लीकेशन फाइल किया था इक्विटी को एक्वायर करने के लिए, तो उनको अलॉट कर दिया गया। यहाँ पे थर्ड पार्टी जो कि एप्लेंट है, थर्ड पार्टी मतलब थर्ड पार्टनर ग्रुप जो कि एप्लेंट है, उनकी मेजोरिटी कम थी ऐसे भी, क्योंकि वो दोनों साथ में थे, इसलिए उनकी बातें नहीं रखी गई। करेक्ट। इमीडिएटली उन्होंने सेम डे पास कर दिया, कंपनी ऑफ रजिस्ट्रार के सामने रजिस्ट्रेशन भी करवा दिया, इमीडिएटली सारा कुछ फटाफट कर दिया, भाई चलो खत्म हो जाएगा कहानी। उसके बाद तो पता ही है कि फिर एप्लेंट विल गो फर्दर अपील। सो फाइनली उन्होंने हाई कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट के सिंगल जज के द्वारा भी बात कही गई और बोला गया कि नहीं भाई, ये ऑपरेशन है, अ काइंड ऑफ मिसमैनेजमेंट इन कंपनी लॉ है, ऑपरेशन टू द मेंबर्स। अब यहाँ पे जो सेक्शन 241 है जिसमें कहा गया है कि ट्रिब्यूनल के पास एप्लीकेशन जाएगा, तो उसमें 3 ग्राउंड है जिसमें ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट की बात कर सकते हैं। मैं ब्रॉडली बोल रहा हूँ और वो 3 ग्राउंड ये है। पहला है कि इफ एनी एक्शन और बिजनेस ऑपरेशन इज prejudicial to the interest of the members, second है prejudicial to the interest of the company, और थर्ड है prejudicial to the interest of the public, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट प्रेजुडिशियल। ये 3 ग्राउंड है जिसमें पहला ग्राउंड ये ले गया कि प्रेजुडिशियल टू द मेंबर एंड सेकंड ग्राउंड ये ले गया प्रेजुडिशियल टू द कंपनी इंटरेस्ट। इन दोनों के आधार पर एप्लेंट फाइल अपील बिफोर द हाई कोर्ट और हाई कोर्ट में भी ये जजमेंट दिया गया। फिर लेटर पेटेंट अपील फाइल किया गया। लेटर पेटेंट अपील क्या होता है? बेसिकली एक हाई कोर्ट में या किसी कोर्ट में मान लीजिए सिंगल बेंच के द्वारा जजमेंट दिया गया है, तो वहाँ पे फर्दर रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकते हैं, जहाँ के डिवीजन बेंच के थ्रू डिसीजन लिया जाएगा ऑन द सेम इशू, जिसको बोलते हैं लेटर पेटेंट अपील। करेक्ट। तो ये लेटर पेटेंट अपील फाइल किया गया जिसमें कि ये कहा गया कंप्लीटली कि भाई नहीं, ऐसा नहीं है, ऑपरेशन जो है प्रॉपर है, करेक्ट, मैनेजमेंट भी प्रॉपर है। इन सारी बातों को डिस्कस किया गया इन द फेवर ऑफ द बोथ ग्रुप, मतलब बी एंड मतलब ये क्या बोलता है, पटनायक पी एंड जे, पटनायक एंड जगन्नाथन के केस में फेवर में। करेक्ट। देन फाइनली एप्लेंट रीच टू द सुप्रीम कोर्ट विद द सेम इश्यूज
इन्वोकिंग द एप्लीकेशन, अर्लियर एप्लीकेशन जो है वो सेक्शन जो है वो 397, 398, 402, यहाँ पे जो एप्लीकेशन है अगर यहाँ पे मतलब करंट जो एक्ट है कंपनी का 2013 का, उसके अंतर्गत आप देखेंगे तो सेक्शन 241 से लेकर 246 के इशूज को लिया गया। करेक्ट। तो ये सारे इशूज थे। अब मेन इशू यहाँ पे यही हुआ कि क्या ये ऑपरेशन था, क्या ये मिसमैनेजमेंट था। तो सुप्रीम कोर्ट में जो डिसीजन हुआ वो आपको पता ही है कि ये वास्टली डिस्कस किया जाता है, वैरायटी ऑफ एंगल्स लिए जाते हैं एक प्रॉपर जजमेंट और डिसीजन को लेने से पहले। तो इसमें प्रॉपरली एवरीथिंग वाज टेकन इनटू केयर एंड फाइनली इट वाज हेल्ड दैट देयर इज नो ऑपरेशन टू द मेंबर, देयर इज नो ऑपरेशन मतलब separation, okay, operation to the company's member, okay, and there is no mismanagement prejudicial to the members interest, company's interest और public interest। अब यहाँ पे ये कहा गया, अब इसमें लॉजिक में बता देता हूँ आप लोगों को, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है बट डोंट वरी, दिस विल बी द ग्रेट हेल्प फॉर योर LLB कोर्स और परस्यूइंग लीगल नॉलेज। करेक्ट। तो यहाँ पे कुछ बातों को रखा गया जिसको डिस्कस किया गया। कहा गया कि देखिए एप्लेंट ने बाद में जो आर्गुमेंट रेज किया था कि भाई हमारा और पटनायक एंड जगन्नाथन के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था उसे को ध्यान में रखते हुए हमारे पास जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। तो शेयर भी इक्वली 39 लाख का जो एक्सपेंशन हो रहा था वो भी शेयर इक्वली शेयर होल्डर्स को ही दिया जाना चाहिए। करेक्ट। लेकिन एक बात ये नोट हुआ था कि प्राइवेट कंपनी जब एग्रीमेंट हुआ था 1954 में, मतलब प्राइवेट कंपनी जब थी, तब भी वो साइनिंग अथॉरिटी के तौर पे वही 2 डायरेक्टर्स थे, नॉट कंपनी। पहला चीज। दूसरा चीज है अलग अलग टाइम पे अलग अलग रेजोल्यूशंस पास हुए, पब्लिक कंपनी बन गई, फिर रेजोल्यूशन अलग अलग पॉइंट पे अलग चीज को लेकर डिस्कस किया गया, रेजोल्यूशन पास किया गया, बट नेवर दैट एग्रीमेंट वाज टेकन इनटू अकाउंट बाय एनी ऑफ द पार्टी। ना एप्लेंट ने उठाया और ना ही डिफेंडेंट ने उठाया। करेक्ट। तो जिसके कारण जो है सुप्रीम कोर्ट में जब ये मैटर उठाया गया तब भी इस बात को एग्री नहीं किया गया, पहला चीज। दूसरा चीज है कि ये भी क्लियर किया गया कि जो इंटेंशन एप्लेंट ने ये लगाया कि डिफेंडेंट जो है मेजॉरिटी में लाना चाहती है, अपने बेनामीदार या स्टूजर्स अपने ही लोगों को लाकर वो कंपनी को ओनरशिप में कन्वर्ट करना चाहती है या पूरा ओन अप करना चाहती है ताकि हम लोग साइडलाइन हो जाए। तो ये सेम थॉट जो है ये भी ऑब्जर्व किया गया कि ये हो सकता है कि आपके अंदर भी, एप्लेंट के अंदर भी है, क्योंकि आप जो भी है आपको पता था कि फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द अपोजिट डायरेक्टर्स, अपोजिट बोर्ड ग्रुप ऑफ बोर्ड्स डायरेक्टर जो थे उनके पास फाइनेंशियल स्टेटस नहीं है, तो आप भी वही इंटेंशन से काम कर रहे थे। और ऐसे में लूजिंग द फेथ और कॉन्फिडेंस ऑफ द मेंबर डज नॉट लीड टू द मिसमैनेजमेंट इन द कंपनी। करेक्ट। क्योंकि एप्लेंट का ये भी आर्गुमेंट था कि उन्होंने फेथ लूज कर दिया है, कॉन्फिडेंस लूज कर दिया है मेंबर्स में, तो ऐसे में इसे वाइंड अप कर देना चाहिए, है ना, कंपनी को। सेकंड पॉइंट ये था कि भाई क्या ये ऑपरेशन सेपरेशन टू द मेंबर्स है। तब यहाँ पे बताया गया कि नहीं, दिस इज नॉट दिस काइंड ऑफ ऑपरेशन और डिसीजन और रेजोल्यूशन इज नॉट सेपरेशन टू द मेंबर्स इंटरेस्ट और कंपनीज इंटरेस्ट, क्योंकि जो भी प्रॉफिट जनरेट होगा फ्रॉम द कंपनी, ऑल द मेंबर्स और डायरेक्टर्स विल बी एलिजिबल टू गेट द बेनिफिट, टू रीप द बेनिफिट। करेक्ट। सो ऐसे में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर देना और नहीं देना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा डिसाइड किया जाता है। और अगर डिसीजन लिया गया कि ब्रॉडर बेस में थर्ड पार्टी या किसी 7 थर्ड पार्टी को भी दिया गया, 7 पार्टीज जिसको हम लोग थर्ड पार्टी बोल रहे हैं, तो उनको भी इंक्लूड किया गया, इट मीन्स दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ द बेस ऑफ द कंपनी टू इंप्रूव द फाइनेंशियल कैपेसिटी। करेक्ट। राइट। तो इसमें यह भी कहा गया एप्लेंट के द्वारा कि भाई जो 7 लोगों को दिया गया है उनमें उन्होंने एप्लीकेशन मनी 5% ऑफ द शेयर मनी जो है उन्होंने दिया है एप्लीकेशन के तौर पे, अलॉटमेंट के समय में 10% देंगे और बाकी चीज नहीं देंगे। और ये इसलिए शेयर कैपिटल को एक्सपेंड किया जा रहा था क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटस जो है कंपनी की रिड्यूस हो रही थी, खराब हो रही थी, ऐसे में फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटस, है ना, फॉर द मेकिंग स्ट्रॉन्गर फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग।
फाइनेंशियल स्टेटस। तो ये कहाँ से हुआ भाई, उन्होंने तो 5% ही दिया, अलॉटमेंट के समय में 10% ही देंगे, तो बाकी अमाउंट तो उनके थ्रू आया नहीं है। तो ऐसे में कैसे इस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटस को इम्प्रूव करने का प्रोविजन हो सकता है, कैसे मान सकते हैं कि ये पॉजिटिव एस्पेक्ट था। लेकिन उसमें ये तो फिर कोर्ट हैज़ ऑल्सो क्लियर कि नहीं, ऐसा नहीं है। जो 7 मेंबर्स इंक्लूड हुए थे उन्होंने 5% भी दिया एप्लीकेशन मनी के तौर पे, फिर अलॉटमेंट के समय में 10% का भी इन्फ्यूजन किया, मतलब पेमेंट किया, प्लस दे ऑल हैड ऑलरेडी अप्लाइड टू लोन टू मेक द पेमेंट अगेंस्ट द शेयर अलॉटेड टू देम। इसका मतलब है कि दैट इज फुल्ली गुड इंटेंशन टू मेक द पेमेंट, एंड दे आर नॉट द बेनामीदार और स्टूजर्स ऑफ बोथ द पी एंड जे। पी मीन्स पटनायक एंड जगन्नाथन, करेक्ट। तो इन सारी बातों को यहाँ पे इंक्लूड करते हुए ये क्लियर कर दिया गया कि नहीं, सच काइंड ऑफ एक्शन इज नॉट ऑपरेशन और सप्रेशन टू द मेंबर्स, such kind of operation is not the mismanagement of the company, prejudicial to the members, prejudicial to the public interest or prejudicial to the company's interest. ओके तो ये एक ऐसा लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है, जो कि बस सेक्शन को चेंज कर लीजिए और अकॉर्डिंगली यू विल रियलाइज दैट दिस इज वन ऑफ द लैंडमार्क जजमेंट which is still relevant with respect to clear your concept. क्योंकि चैप्टर 16 ऑफ द कंपनी कंपनीज एक्ट 2013 के जो 16 चैप्टर है, उसमें आर्टिकल 2 सेक्शन 241 से लेकर 246 तक ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड डिस्कशन किया गया है, राइट, जिसमें 5-6 सेक्शन है और बेसिकली इसी से रिलेटेड है। हालांकि ऑपरेशन किसको बोलते हैं, ऑपरेशन मीन्स सेपरेशन किसको बोलते हैं, इसका डिफिनीशन कंपनी एक्ट में कहीं भी नहीं दिया गया। जब आप ये केस लॉ पढ़ेंगे, एसपी जैन वर्सेस कलिंगा ट्यूब्स लिमिटेड, इन दैट केस ऑल्सो यू विल फाइंड दैट देयर आर 4 मेजर केसेस। आप हार्मिंगर्स का केस देखेंगे कुछ, उसके बाद मेयर एंड सोसाइटी के कुछ केस है। तो इन सारे केस को देखेंगे तो वहाँ पे कंप्लीटली विथ रिगार्ड टू द ऑपरेशन टू द मेंबर्स के बारे में प्रॉपरली डिस्कस किया गया। हालांकि वो ब्रिटिश समय का केस लॉ है, फिर भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है उसको अगर आप पढ़ेंगे तो। सो गाइज, आई होप कि ये केस लॉ जो मैंने डिस्कस किया है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा, और किसी भी केस लॉ पे अगर आपको कोई वीडियो चाहिए क्लैरिटी के साथ में, जस्ट गिव योर कमेंट और फीडबैक, आई विल बी मेकिंग लेसन ऑन दैट। थैंक यू।